नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन सी क्लास में, जबरदस्त सी क्लास में, जिसमें आज हम बक्सर के युद्ध को पढ़ने वाले होंगे। साथियों, यहाँ पर 10 मिनट के इस शो में जानेंगे बक्सर के युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि क्या थी और आखिरकार किस किस के बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। यही नहीं साथियों, आप आज ये भी जानेंगे कि आखिरकार बक्सर के युद्ध में हार जाने का कारण क्या रहा था, आखिरकार क्यों अंग्रेज बक्सर के युद्ध में जीत गए थे। साथियों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाई है जिसमें बताया है प्लासी के युद्ध में कारण क्या थे और प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। प्लासी के युद्ध को देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्लासी के युद्ध को देखने के बाद ही आप सभी को बक्सर का युद्ध समझ में आएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ है उसमें मुख्य बात क्या है कि ये बक्सर का युद्ध जहां पर हो रहा है, ये बात आपको थोड़ी सी समझनी होगी। बक्सर का युद्ध जो होता था साथियों, इसके पीछे जो मुख्यतः कारण रहता था ये बंगाल रहता था। और बंगाल इसलिए साथियों कारण रहता था क्योंकि बंगाल सबसे समृद्ध क्षेत्र भारत का उस समय माना जाता था जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे। और बंगाल के अंदर मैं बात करूं तो उस समय का जो बंगाल था उसमें बांग्लादेश भी आता था, उसमें उड़ीसा भी आता था और उसी में साथियों बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश तक का ये क्षेत्र फैला हुआ रहता था। यानी बंगाल बहुत महत्वपूर्ण होता था उस समय शासन करने की दृष्टि से। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जो इससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ है, उस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ एक व्यक्ति ने दे दिया था सिराजुद्दौला को धोखा देकर, जिसको आप जानते हैं। यहां पर धोखा देने के बाद सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाता है प्लासी के युद्ध में और अंग्रेज जीत जाते हैं। आपको पता होगा जब अंग्रेज इस युद्ध में जीते हैं तो उसके आगे की पृष्ठभूमि क्या रही है, आइएगा जानते हैं। मीर जाफर नाम का व्यक्ति अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में धोखा दे चुका था और मीर जाफर ने अगर धोखा दिया है तो अब निश्चित सी बात थी कि अंग्रेजों के फेवर में कहीं ना कहीं मीर जाफर रहने वाला था। अंग्रेजों ने धोखे की एक कीमत अदा की और उठाकर इस मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। यानी सिराजुद्दौला को धोखा देने की वजह से मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बन जाता है। यह व्यक्ति मीर जाफर बहुत ज्यादा स्मार्ट व्यक्ति हुआ करता था। इसको लगता था कि बंगाल की गद्दी पर बैठने के बाद मैं बहुत सारा धन एकत्रित करूंगा और अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने लगूंगा, पूरे बंगाल का मैं यहां पर नवाब और शासक बनकर रहूंगा। लेकिन अंग्रेज बहुत दिमागदार थे, इस व्यक्ति को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस व्यक्ति को अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली कहा जाता है? मीर जाफर। मीर जाफर से इस तरह से कुछ व्यवहार करने लगे कि जितना धन अंग्रेजों को चाहिए होता था उतना धन इस मीर जाफर से मांग लिया करते थे और ये जनता से एकत्रित करके उतना ही यहां पर धन अंग्रेजों को दिया करता था। बात यही नहीं रुकी साथियों, इसने यहां पर जो मीर जाफर हुआ करता था, मीर जाफर जो है साथियों, इसने जब अपने शासन को शुरू करना शुरू किया तो आप जानते होंगे क्लाइव एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर व्यक्ति रहा है जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। क्लाइव के हाथ की लोमड़ी या अंग्रेजों के हाथ की लोमड़ी इस मीर जाफर को कहा जाने लगा। इस मीर जाफर ने जो 24 परगना हुआ करते थे उनकी जमींदारी अंग्रेजों को उपहार में दे दी। चाहता ऐसा नहीं था लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना पड़ रहा था। यह अंग्रेजों की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर पाया। मैंने कहा मीर जाफर एक तरह से अंग्रेजों के लिए एक बोरी की तरह हो गया जिसमें सोना भरा हुआ था। अंग्रेज उसमें हाथ डालते, जितना सोना चाहते इतना निकाल लिया करते थे। इसको सिराजुद्दौला को धोखा देने का यह सिला मिला। लेकिन यह व्यक्ति जो मीर जाफर है, यह अंग्रेजों की बढ़ती मांग को सहन नहीं कर पाया और इसने कहा भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा और ये बंगाल के नवाब पद से यहां पर हटना चाहता है और हटा भी दिया जाता है। जब साथियों इसने अंग्रेजों की मांग को पूरा नहीं किया तो बंगाल के नवाब से मीर जाफर को हटा दिया जाता है और जो अगला नवाब बनता है वो साथियों मीर जाफर का ही दामाद है जिसका नाम आप जानते होंगे, जिनको मीर कासिम के नाम से जानते हैं। अगला नवाब मीर जाफर के बाद, क्योंकि मीर जाफर पूरी हर चीज को पूरा नहीं कर पाया अंग्रेजों की को, इसलिए मीर जाफर का ही दामाद मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बनता है। यह व्यक्ति मीर जाफर से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। यह व्यक्ति जानता था कि अंग्रेज पूरे भारत पर सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इस व्यक्ति ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने सोचा कि क्यों ना हम अपनी राजधानी को अंग्रेजों से थोड़ा सा दूर बना लें जिससे ये हम पे हमारी रणनीति पर नजर न रख पाए। यह व्यक्ति अपनी राजधानी को, जो प्यारे साथियों उस समय मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर लेकर चला जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर करी? आप कहेंगे मीर कासिम ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। साथियों बात यही नहीं रुकती है। यह व्यक्ति क्या करता है? यह व्यक्ति सबसे पहले साथियों भारत के अंदर आते ही अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति के आधार पर
ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, क्योंकि यह व्यक्ति चाहता था कि एक ना एक दिन अंग्रेजों से सामना हमारा जरूर होगा। प्रश्न पूछेगा, किस व्यक्ति ने यूरोपीय पद्धति के आधार पर अपनी सेना को ट्रेनिंग देना शुरू करवाया? यह व्यक्ति मीर कासिम होगा। साथियों, जानते होंगे अंग्रेज जब भारत में व्यापार करते थे तो वो एक यहां पर दस्तक लेते थे, एक प्रमाण पत्र लेते थे जिस पर टैक्स फ्री हुआ करता था। अंग्रेज उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते थे, इसलिए साथियों इस व्यक्ति ने जो टैक्स लगता था दस्तक को खत्म कर दिया, चुंगी टैक्स को खत्म कर दिया और विभिन्न प्रकार के टैक्स ऐसे लगाए जिससे सीधा सीधा धन इस मीर कासिम के खाते में आने लगे। यहां पर अपनी शक्ति को यहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे साथियों ये अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अंग्रेज ऐसा चाहते ही नहीं थे। और आप जानते हैं जब दस्तक और चुंगी टैक्सों को ये खत्म करेगा तो कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों का प्यारा रहेगा, बंगाल के लोगों का दिल इस पर आने लगेगा, और अंग्रेज ये चाहते नहीं थे। और सबसे पहली बात साथियों, अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई कि यूरोपीय पद्धति के आधार पर अपनी सेना को यह ट्रेनिंग क्यों दिलवा रहा है। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि मीर कासिम भी मीर जाफर से कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अंग्रेज इससे सचेत हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या किया कि अब यहां पर मीर कासिम को भी अपने पद से हटाना होगा, यानी बंगाल के नवाब के पद से मीर कासिम को हटाने की प्लानिंग यहां पर बनाने लगे। ये प्लानिंग बना ही रहे थे जब तक तो मीर कासिम ने सोच लिया कि अब मैं कुछ बड़ा करूंगा। जब बड़ा करने की चाहत से यह व्यक्ति आगे बढ़ने लगा तो यह व्यक्ति दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंचने के बाद वहां के व्यक्ति, वहां के जो शासक थे, नवाब थे, उनसे जाकर मिला और कहा थोड़ी सी अगर आप हमारा साथ दे दो तो इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देते हैं। यह व्यक्ति अवध पहुंचा, अवध जाके वहां के शासक से बोला कि आप हमें अगर थोड़ा सा सहारा दे दो तो हम इन अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देते हैं। आपको बता देना चाहता हूं दिल्ली पर उस समय मुगल बादशाह बैठा करते थे, शाह आलम द्वितीय। और साथियों बात करें, ये तीनों के तीनों एकत्रित होकर इन अंग्रेजों का सामना करने के लिए जा रहे हैं, जिसको कहा जाता है बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब लड़ेगा, अवध का नवाब लड़ेगा और दिल्ली पर बैठा हुआ मुगल शासक लड़ेगा। जो तीनों बड़ी संयुक्त शक्तियां हैं ये अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार हो रही हैं। और समय साथियों 22 अक्टूबर 1764। ये प्लानिंग बना था, उससे पहले अंग्रेजों ने एक ही झटके में इसके नवाब पद को खत्म कर दिया और फिर से उसी व्यक्ति को नवाब बना दिया जिस व्यक्ति को हटाया था, यानी मीर जाफर एक बार पुनः बंगाल की गद्दी पर बैठ चुका है। लेकिन यह तो प्लानिंग बना चुका था। और साथियों आप सभी को पता होना चाहिए यहां पर शुरू होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध साथियों अगर आपसे पूछा जाए कब होता है तो ध्यान रखिएगा, बक्सर का जो युद्ध हुआ है वो साथियों 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। 22 अक्टूबर 1764 को होने वाले इस युद्ध में अगर आप मुख्यतः देखें इस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो पूरी प्लानिंग यहां पर अगर हम बात करें मीर कासिम के द्वारा सजाई गई थी। लेकिन इस समय नवाब के पद पर मीर जाफर है, क्योंकि प्लानिंग बनाते बनाते अंतिम समय पर इसको हटा दिया गया था मीर कासिम को, और मीर जाफर को पुनः बैठा दिया गया था गद्दी पर। साथियों हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने कहा कि मुगल बादशाह जो हुआ करते थे एक तरफ यहां पर बंगाल की तरफ से लड़ने का काम कर रहे हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो इस समय अवध के नवाब हुआ करते थे, कहां के? अवध के नवाब हुआ करते थे। और अगर हम बात करें मुगल बादशाह जो दिल्ली पर बैठा करते थे, कौन दिल्ली पर बैठा करते थे, ये साथियों एक तरफ यहां पर साथ दे रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें जो आपके मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, ये दिल्ली पर बैठे हैं और दिल्ली पर बैठने के साथ ये नवाब का साथ दे रहे हैं। और जो सुजाउद्दौला नाम का व्यक्ति है ये इस समय साथियों अवध का नवाब है। कहां का? ये अवध का नवाब है। और साथियों मीर कासिम जो है ये अभी कुछ ही समय पहले बंगाल के पद से हटाया है। यानी कि आपको नजर आ गया है कि दिल्ली, अवध और बंगाल तीनों बड़े क्षेत्र मिलकर अंग्रेजों का सामना करने के लिए चले हैं। और दूसरी तरफ साथियों अगर हम बात करें, एक तरफ खड़े हैं यहां पर अंग्रेज, और इस समय अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व कर रहा है वो व्यक्ति है साथियों यहां पर हेक्टर मुनरो। कौन? मुनरो। मुनरो ने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया। दोस्तों कहा जाता है एक तरफ यहां पर जो अंग्रेजों की तरफ थी यह 6 से 7 हजार की सेना लेकर खड़े थे, और दूसरी तरफ आपको ये दिखाई दे रहा होगा इतनी बड़ी सेना, लगभग 50,000 की सेना यहां पर इन तीनों बड़े शासकों की सामने खड़ी थी। बक्सर के युद्ध के समय साथियों तीनों संयुक्त सेना सामने खड़ी। और मैं कह रहा हूं उत्तर भारत में इस समय बक्सर के युद्ध के समय 22 अक्टूबर 1764 के समय में इनसे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं थी। अगर मैं बात करूं कि इन तीनों में से अगर एक भी अकेला भी अपनी सेना को लेकर चाहता तो इन अंग्रेजों को हरा देता। मात्र 6 से 7 हजार की सेना के साथ अंग्रेज लड़ रहे हैं।
कहा जाता है कि अगर मैं बात करूं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बारे में, तो इसकी सेना में अधिकतर लोग ऐसे थे जिनको बहुत लंबे समय से वेतन ही नहीं मिला था, और सेना की संख्या भी बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि मुगल बादशाह जो थे वो बहुत कमजोर इस समय तक हो चुके थे। और दोस्तों कहा गया कि जब इसको सेना अपनी कम होती नजर आई तो इसने अपने साम्राज्य के नाई, धोबी आदि जो व्यक्ति हुआ करते थे उनको हथियार थमाए और कहा कि चलो युद्ध आपको लड़ना है, क्योंकि सेना बड़ी दिखानी थी। दूसरी तरफ बात करें सुजाउद्दौला, ये सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सुजाउद्दौला की सेना बड़ी तो बहुत थी, लेकिन यहां पर नेतृत्व करने वाला सुजाउद्दौला बहुत शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। दूसरी तरफ मीर कासिम भले इस समय बक्सर के युद्ध के समय में यह नवाब नहीं है, लेकिन लड़ना बहुत ताकत से चाहता है। लेकिन स्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सेना मीर कासिम जितनी भी इकट्ठी करके लेके आया था वह ताकतवर तो जरूर थी, लेकिन दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो जो इस युद्ध की कमान संभाल रहा था, उसकी सेना के पास आधुनिक वेपन्स थे। कहा जाता है कि इधर से 4-5 गोलियां चली थी, जब तक तो इसे 50,000 सेना में से आधी सेना भाग खड़ी हुई थी। यह बक्सर के युद्ध की स्थिति थी। हेक्टर मुनरो पूरे आधुनिक हथियारों के साथ लैस था और इनके पास सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही थी, और उस भीड़ में से भी अधिकतर व्यक्ति वह थे जो साथियों बहुत अनुभव नहीं लिए हुए थे। उनको सिर्फ संख्या दिखाने के लिए खड़ा किया गया था। साथियों आप सभी जानते हैं कि अगर यह बक्सर का युद्ध एक बार भारत हारा तो अब उत्तर भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बक्सर का युद्ध हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा निर्णायक युद्ध माना जाता है। इससे ज्यादा निर्णायक युद्ध आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद उत्तर भारत पर अंग्रेजों को शासन करने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आप देख रहे हैं मुगल बादशाह, इससे ताकतवर कौन हो सकता था? अवध का नवाब, क्योंकि अवध उस समय स्वतंत्र हो चुका था। बंगाल का कहें तो साथियों एक मीर कासिम जो अभी नवाब के पद से हटाए, इनसे बड़ी ताकत क्या उत्तर भारत में कोई थी? नहीं थी। अंग्रेज बहुत दिमागदार हुआ करते थे। अंग्रेज इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे कि किस दिन ये सारे के सारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हों और हम एक ही झटके में इन दुश्मनों को खत्म कर दें। मैंने कहा कि कुछ गोलियां इधर से चली और साथियों इनमें से आधी सेना भाग खड़ी हुई। कहा जाता है कि इस सेना में 50,000 की बड़ी सेना इस 6-7 के छोटी सी सेना से हार गई, और भारत की गुलामी की जो नींव है वो इस युद्ध के बाद पड़ गई। ध्यान रखिएगा, जो बक्सर का युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 में हुआ है। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ 3 बड़े साथियों यहां पर नवाब, और यहां पर सेना का बहुत डिफरेंस। इस युद्ध में फाइनली ये तीनों के तीनों यानी भारत के बड़े नवाब हार गए और मुट्ठी भर सैनिक लेकर आए अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए। आपसे पूछा जाएगा कि इस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो युद्ध भले ही साथियों मीर कासिम लड़ रहा है, लेकिन मीर जाफर को पुनः एक बार नवाब बना दिया गया था। साथियों आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्लासी और बक्सर के जो दोनों युद्ध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्लासी का युद्ध जो है वो युद्ध नहीं था, वो एक प्लानिंग थी, वो एक रणनीति थी जिसमें धोखे से सिराजुद्दौला को धोखा देकर युद्ध हरा दिया गया था। लेकिन यहां तो फुल फ्लैश वार हो रहा है, यहां शक्ति प्रदर्शन हुआ है, और शक्ति प्रदर्शन में भारत के 3 बड़े नवाब हार गए हैं, और अब अंग्रेजों को भला कौन रोक पाएगा? यानी बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना गया, और इससे आगे अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर अपनी सत्ता की नींव डाल दी। साथियों इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा 22 यानी कि 2 जुलाई को हमारा एक बहुत बेहतरीन सा इवेंट आने वाला है जो रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो 2 जुलाई को रात 9 बजे सभी लोग जरूर जुड़ेंगे, जिसमें आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ चीजें अनाउंस की जाएंगी और आप मजेदार तरीके से आनंद ले सकते हैं। तो 2 जुलाई को रात 9 बजे आना आप ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।